हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार एससीईआरटी क्लास 5th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम कक्षा 5 के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो एससीईआरटी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये एससीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं जिसके सारे चैप्टर हम आज इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर के रूप में। यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हमने मैटर वन लाइनर में रखा है जिससे आप सटीक आंसर दें और जल्दी आप पढ़ सकें। आज का पहला अभ्यास है कक्षा 5 की बुक का पर्यावरण और हम। पहला अभ्यास है पटना से नाथुला की यात्रा। तो पहला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 6000 फीट की ऊंचाई पर है। अगला है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। टाइगर हिल्स कहाँ स्थित है? यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है किसके लिए? चाय के बागान के लिए। हमने इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फालतू का मैटर नहीं रखा, सिर्फ जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हमने चैप्टर से निकाल के वन लाइनर बना के आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। तो अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्थित है दार्जिलिंग में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान स्थित है दार्जिलिंग में। अगला है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई 1954 में किस कारण हुई थी? तो ये हुई थी एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में। अगला है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई किसने की? तो सर्वप्रथम जो चढ़ाई करने वाली थी तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी थी। और कब की? तो इन्होंने 1953 में ये की। एडमंड हिलेरी को किसकी उपाधि मिली? तो इनको मिली थी सिरदार की उपाधि। सिरदार किसको कहते हैं? जो पर्वतों में चढ़ने में पारंगत व्यक्ति होता है उसे सिरदार कहते हैं। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नार्वे का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा तिब्बत में हुआ। बचपन इनका तिब्बत में बीता और जन्म इनका तिब्बत में हुआ और बचपन नेपाल में बीता और बाद में ये मूल निवासी कहाँ के बने? भारत के। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंची चोटी? तो इसका जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर। हाल ही में बिहार के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? तो इसका जवाब हो जाएगा निरुपमा अग्रवाल। इसको जरूर ध्यान रखना, ये हाईलाइट रहेगा क्योंकि यह हाल ही की घटना है। इसमें करंट में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? तो सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ लेपचा, नेपाली और भूटिया जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाथुला का रास्ता प्राचीनतम काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्क मार्ग के नाम से यह जाना जाता है। किसके नाम से? सिल्क मार्ग के नाम से। चीनी यात्री विक्रमशिला और पाटलिपुत्र नालंदा किस मार्ग से आए? तो वो भी इसी सिल्क मार्ग से आए थे। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर है आपका अभ्यास 2। किससे है? खेल से। तो इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने लिया है, जैसे कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12। इसको हमने चैप्टर से ही लिया हुआ है, एससीईआरटी की बुक से। अगला प्रश्न है, कबड्डी में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो 7 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11। मार्शल आर्ट क्या है? तो यह एक युद्ध कला है। जापान का मार्शल आर्ट है सूमो। सिख समुदाय का मार्शल आर्ट कौन सा है? तो सिख समुदाय का मार्शल आर्ट गतका है। गतका का प्रयोग हुआ गुरु गोविंद सिंह द्वारा। कब हुआ? तो सिख धर्म स्वरूप देने के उपरांत। जब सिख धर्म का स्वरूप इन्होंने दिया तो उसके उपरांत इन्होंने गतका का आविष्कार किया था। गतका खेल खेला जाता है वैशाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर है बीजों का बिखरना। अभ्यास 3 बीजों का बिखरना। इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे चटक करने वाले बीज, मतलब चटक कर फैलने वाले बीज कौन से हैं? सरसों, हरसिंगार और गुल मेहंदी हैं। हवा में उड़ने वाले बीज कौन कौन से हैं? तो हवा में उड़ने वाले बीज हैं कमल एवं कुमुदनी के बीज। जानवरों की सवारी करने वाला बीज कौन सा है? जैसे कि कोई जानवर जैसे तालाब में नहा रहा है या कहीं पे जा रहा है तो उसके ऊपर चिपक के एक से जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है, तो वो कौन सा बीज है? गोखरू का बीज। पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज कौन सा है? तो पीपल, बरगद, अमरूद,
का बीज। अगला प्रश्न है, अगला अध्याय है आपका अभ्यास 4 से। कौन सा चैप्टर है? मेरा बगीचा। अगला प्रश्न है, बाबुल जिसको बबूल कहते हैं, बबूल और कैक्टस उगते हैं मरुभूमि में। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मरुद्भिद। जो पादप खारे जल में उगते हैं कहलाते हैं लवण मृदोद्भिद, या इसे हेलोफाइट भी कहते हैं। पौधे जो सूर्य के प्रकाश में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं कहलाते हैं आत्पोद्भिद। अगला चैप्टर है ऐतिहासिक स्मारक। अभ्यास 5 ऐतिहासिक स्मारक। इसमें देख लेते हैं जो प्रश्न बन सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। कब? 5वीं सदी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय में किस देश के लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे? तो यहाँ पर कई देश के लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे, जैसे कि जापान के, कोरिया के, चीन, तिब्बत और इंडोनेशिया, तुर्की के लोग यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने यानी अध्ययन और अध्यापन का कार्य करने आते थे। हेन सांग, यहाँ पे शांग होगा, हेन सांग कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का निवासी था। हेन सांग भारत में कहाँ पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया? तो इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कब हुआ? तो 12वीं सदी में इसका अंत हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब? 1199 में। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता था धर्मगंज। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के नाम थे, क्या क्या नाम थे इसके? रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्न सागर। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो यह नालंदा में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली कौन सी है? तो इनकी ज्ञान स्थली बोध गया में है। हमने सिर्फ वन लाइनर इसको बना के रखा है जिससे आपको तुरंत याद हो और सटीक याद हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम समय में इसको पढ़ सकें और समय आने पर इसका रिवीजन भी तुरंत कर सकें। इस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। यदि वीडियो सही में आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आने वाले दिन ऐसे वीडियो हम बनाते रहें। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की जन्मस्थली है वैशाली। गुरु गोविंद की जन्मस्थली है पटना साहिब। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर ये पटना में स्थित है। सूर्यदेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल मंदिर स्थित है? तो यह पावापुरी में स्थित है। मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह बिहार शरीफ में स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ कौन सा है? नंदगढ़, लोरिया और कोलडुहा। अगला अभ्यास है सिंचाई। इसमें ज्यादा तो नहीं पर जो भी मैटर है आपके लिए उपयोगी ही है। जैसे अभ्यास 6 सिंचाई। परंपरागत तरीके से लोग किससे सिंचाई करते थे? तो पहले परंपरागत तरीके मतलब जो लोग पहले किस तरह से सिंचाई करते थे? नदियों से, तालाबों से, इसी के जरिए से लोग सिंचाई करते थे। तो यह परंपरागत है, मतलब लगातार चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ। नलकूप आदि सब लगे हुए हैं, परंतु जहां पर ये सुविधाएं हैं लोग आज भी इसी से सिंचाई करते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिंचाई के साधन कौन से हैं? आधुनिक सिंचाई के साधन नलकूप, जिसे हम लोग इंजन कहते हैं या ट्यूबवेल कहते हैं, ये सारे नलकूप की श्रेणी में आते हैं। अलग अलग जगह हर प्रकार इसे बोला जाता है। ज्यादा सिंचाई वाले पौधे कौन से हैं? तो ज्यादा सिंचाई वाले पौधे हैं खरीफ। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो इसकी बुआई जून से जुलाई में होती है और खरीफ की फसल की कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। कम सिंचाई वाला फसल कौन है? तो कम सिंचाई वाला फसल है रबी की फसल, और रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में। और रबी की फसल की कटाई कब होती है? तो जनवरी और फरवरी में इसकी कटाई होती है। अगला प्रश्न है, अध्याय 7 जितना खाओ उतना पकाओ। विषाक्त भोजन खाने से क्या होता है? तो विषाक्त भोजन खाने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित या सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? तो इसको सुरक्षित रखने के लिए अचार, मुरब्बा जैसी चीजें बनाया जाता है। अगला है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पदार्थ में किसका अंश निकाल दिया जाता है? मतलब किसका अंश निकाल दिया जाए जिससे खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहे? तो इसमें पानी का अंश निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
दाल को 2 या 3 दिन रखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग जैसे ही देखते हैं कि अगर दाल ज़्यादा दिनों तक रखी रहती है तो उसका रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जो खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अध्याय है आपका 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया कैसी बीमारी है? तो यह एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया किसके काटने पर होता है? तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर होता है। मलेरिया की वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रॉस ने। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही अदर सब्जेक्ट और अन्य क्लास की भी वीडियो बना के जरूर लाएंगे, जिससे आपका वन लाइनर में SCRT जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और जल्दी से जल्दी आप रिवीजन भी कर सकें। अगला है, रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। मलेरिया का इलाज होता है कुनैन की पत्ती और छालों से। अभ्यास 9, मैंने नक्शा बनाया। ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बिहार के में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। बिहार में कुल जिले कितने हैं? तो 38। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर बिहार के पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो बिहार के पश्चिमी भाग पर उत्तर प्रदेश स्थित है। अब बिहार के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो उत्तर में इसके नेपाल स्थित है। और बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। और बिहार के पूर्व में कौन सा स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, और जबकि पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा। पश्चिम में पूर्व में कौन सा स्थित है? पूर्व में जस्ट उसके अपोजिट वाला दिशा का जो प्रदेश है वो स्थित है। जैसे पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो बिहार के पूर्व में कौन सा स्थित है? पश्चिम बंगाल। और इसके जस्ट अगर पूछे पूरब और पश्चिम की बात पूछे तो पश्चिम में आप उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल क्या है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब बिहार का ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और बिहार राज्य का नगरीय क्षेत्र, नागरिक यहाँ हो गया, नागरीय क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र कितना है? तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल जनसंख्या देश का कितना है? तो देश का 8.60% है। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार का लिंग अनुपात 918 है, मतलब 1000 में 918 महिलाएं हैं। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है वो 9 है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई है, आपको लग रहा है आपका समय बचेगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या हो जाएगी 534। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। अगला प्रश्न है, बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। तो अगला प्रश्न है, अब अगला आपका अभ्यास है 10, हमारी फसलें और हमारा खान पान। तो बरसात में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो बरसात में उगाई जाने वाली फसल है खरीफ की। वहाँ हमने खरीफ की फसल के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि इस चैप्टर में खरीफ के बारे में बताना था। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास समेत अन्य शामिल हैं। सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? तो सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें रबी की है। और गेहूं, चना, मटर, जौ ये आपकी रबी की फसल आती हैं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो यह जायद है। कौन कौन सी होती हैं? तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। खाकर दाल कहाँ का भोजन है? तो यह गुजरात का है। इडली डोसा कहाँ का है? तो ये सब लोग जानते हैं कि यह दक्षिण भारत का है। पाव भाजी ये भी आपका प्रसिद्ध है मुंबई का। लिट्टी चोखा ये तो भूल ही नहीं सकते आप लोग, ये तो बिहार का फेमस है। अगला है मछली चावल, तो यह बंगाल का है। वैशाली का प्रमुख फसल कौन सा है? तो वैशाली की प्रमुख फसल जो कि है केला है। भागलपुर की प्रमुख फसल धान है। लखीसराय और जमुई की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यह प्याज है।
अगला प्रश्न है, मधेपुरा की प्रमुख फसल क्या है? तो इसकी चना है। अभ्यास 11, जंतु जगत और सुरक्षा संरक्षण। आप लोग देख सकते हैं, आप जल्द ही अभ्यास 11 में आ चुके हैं। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं और अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते, इसलिए आपको बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट निकाल के हमने इकट्ठा करके वन लाइनर बनाया है, जिससे आपका समय बचे और आपको एग्जैक्ट याद हो सके। अगला है, वाल्मीकि अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन से दो जानवर जंगलों से खत्म हो चुके हैं? तो तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख। बिश्नोई जनजाति कहाँ की स्थित है? तो यह बिश्नोई जनजाति राजस्थान की है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29 और ये बिश्नोई जनजाति जो होती है यह प्रकृति प्रेमी होती है। ये किसी को पौधे या वृक्ष या जानवरों को मतलब हानि पहुंचाने नहीं देते और खुद भी नहीं पहुंचाते। तो अगला प्रश्न है, अभ्यास 12 से मान गए लोहा से अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ये 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला है अभ्यास 13 पानी और हम। तो पानी कहाँ से आता है? तो बेसिक सभी को पता है, कुआं और नल, पानी यहाँ से आता है। बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो 18 दिसंबर 2008 को आई थी। बाढ़ कैसी आपदा है? तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो यह प्राकृतिक रूप से ही आती है। बाढ़ है, भूकंप है, ये सब प्राकृतिक आपदा में है। अगला है अभ्यास 14, सूरज एक काम अनेक। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है खाना बनाने में, मतलब बहुत से कार्यों में सौर ऊर्जा। आजकल तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, हर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी किस कलर से पेंट होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये काले रंग के कलर से पेंट होती है। सौर कुकर में किसका डिब्बा होता है? तो सौर कुकर में जो डिब्बा होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। अगला प्रश्न है अभ्यास 15 से हमारा जंगल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में। धरहरा गांव स्थित है भागलपुर जिला में। धरहरा गांव में बेटी के जन्म पर क्या होता है? तो बेटी के जन्म पर यहाँ पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह भी सकते हैं कि ये लोग भी यहाँ के लोग भी प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, यानी प्रकृति के प्रति बहुत उत्तरदायी होते हैं और ये सही भी है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यह हिंदी में भी पूछा जाता है अक्सर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इतने ही चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले थे। अब बाकी चैप्टर में कोई खास प्रश्न है नहीं जिससे हमने आगे के चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हमारे नज़र में जितने हमें लगे कि यह इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे आप वन लाइनर को जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और जब चाहे तुरंत 5 मिनट में 10 मिनट में आप तुरंत स्पीड बढ़ा के रिवीजन भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो पसंद आया, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाएँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। इसका अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अगले क्लास का हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।